युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 39। डियर लिसनर, बहुत लोगों का कहना है कि कहीं मैं स्टोरी बीच में बंद ना कर दूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको पूरी स्टोरी यहाँ पर सुनने को मिलेगा। यहाँ तक कि मैंने सीजन 2 लिखना भी स्टार्ट कर दी हूँ। चलो कहानी शुरू करते हैं। नैना को अपने सामने देख रेहान चेयर से उठ खड़ा हुआ। देख कहा, हाँ वह अंदर, मेरा मतलब डैड की तबीयत ठीक नहीं है। नारायण जी की तबीयत ठीक नहीं है सुन नैना को अच्छा नहीं लगा। वो रेहान के पास आके बोली, क्या हुआ अंकल को और कब, कैसी है उनकी तबीयत? रेहान अपने दोनों हाथ सिर के बाल को पीछे ढकेलते हुए लंबी सांस लिया और कहना जारी रखा, डैड आजकल कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेने लगे हैं। नैना फिक्र जताते हुए बोली, क्यों रेहान सर, अब डॉक्टर ने क्या कहा, अब कैसी है उनकी तबीयत? रेहान की शक्ल देखकर ही पता चल रहा था कि वह इस वक्त कितना टेंशन में है। रेहान वहीं चेयर पर बैठ गया और अपना सिर लटका दोनों हाथ आपस में उलझाने लगा। नैना भी रेहान के पास में बैठ गई और अपना राइट हैंड रेहान के हाथ पर रख बोली, सर आप परेशान मत होइए, अंकल ठीक हो जाएंगे। नैना का यूं हाथ रखना, रेहान उसके हाथ को देख नज़र उठाकर नैना को देखने लगा। आज पहली बार था कि कोई उसे सहारा दे रहा था। रेहान ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वह हमेशा अपनी तकलीफ़ों से दूर दूर भागा करता है। आज पहली बार कोई औरत उसे छुई। रेहान ने कुछ नहीं कहा, जैसे आज उसे भी सहारे की ज़रूरत है। वह हमेशा अपने डैड का सहारा लिया है और उसका जिगरी दोस्त अभय है जो उसके ही इतना क्लोज रहा करता है, नहीं तो उसे किसी के ऊपर जरा भी ट्रस्ट नहीं करता। वह दोनों बात ही कर रहे थे कि वार्ड के अंदर से डॉक्टर बाहर निकले। उन्हें देख रेहान दोनों खड़े हो गए। रेहान क्यूरियस होते हुए पूछा, अब मेरे डैड की तबीयत कैसी है, क्या मैं अब उनसे मिल सकता हूँ? उस महिला डॉक्टर ने हल्की मुस्कुराहट करते हुए बोली, मिस्टर मेहता आपके डैड बिल्कुल ठीक हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, पर हाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ। रेहान टेंशन से डॉक्टर को देखने लगा और स्लो वॉइस में पूछा, जी कहिए। डॉक्टर अपना चश्मा आंखों से उतारते हुए बोली, देखिए आपके डैड का जो कंडीशन है वह सब आपको पहले से पता है, तो जितना हो सके उतना स्ट्रेस ना लेने दें। उन्हें जितना खुश रखेंगे उनके हेल्थ के लिए उतना ही ठीक है। अगर उनका हेल्थ कंडीशन ऐसे ही रहा तो कुछ कह नहीं सकते। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? डॉक्टर के मुंह से इतना सुन रेहान के आंखों में हल्का सा ही सही पर पानी आ गया, जो डॉक्टर और नैना दोनों ने देख लिया था। रेहान डॉक्टर के हाँ में हाँ भरते हुए कहा, मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगा कि वह ज़रा भी टेंशन ना ले। पूरी कोशिश करूंगा उन्हें खुश रखने के लिए। रेहान की बातें सुन डॉक्टर ने पलकें झपकाई और तुरंत वहाँ से चली गई। उसके जाते ही नैना ने रेहान से वापस पूछी, सर ऐसा क्या हो गया कि अंकल ने इतना टेंशन ले लिया? रेहान एक नज़र नैना को देखा और बिना कुछ कहे वार्ड के अंदर चला गया। वार्ड के अंदर जाते ही उसकी नज़र बेड पर गया, जो इस वक्त उसके डैड बेड पर लेटे हुए थे। रेहान के पीछे पीछे नैना भी वार्ड के अंदर चली गई। रेहान स्टूल पर बैठकर अपने डैड के हाथ पर अपना हाथ रख उसके हाथ स्पर्श होते ही नारायण जी ने धीरे धीरे आंखें खोले। रेहान अपना सिर नीचे झुकाकर उनकी हथेली को चूमने लगा। वह एक पल के लिए सुबह सुबह डर गया था कि उसके डैड को अचानक क्या हो गया। रेहान लगातार अपने डैड से माफ़ी मांगने लगा। वह अपने आप को कसूरवार समझ रहा था। आज उसकी डैड की तबीयत उसकी वजह से ख़राब हुआ है। रेहान का इस तरह से परेशान होना नारायण जी को अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें बोला तो नहीं जा रहा था, फिर भी वह रेहान को समझाते हुए धीरे धीरे बोले, बेटा इस तरह से परेशान नहीं होते, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रेहान अपना फेस नारायण जी के हथेली पर रख उदास होते हुए कहा,
डैड, आप हमेशा मुझे डराते हो, आप हमेशा मुझे परेशान करते हो। मैं कितना डर गया था। आप प्रॉमिस करो कि आप ऐसे मुझे कभी डराओगे नहीं। रेहान बोल ही रहा था कि नारायण जी नैना की तरफ नज़र उठाकर देख बोले, अरे नैना बेटा, तुम कब आई और तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? नैना रेहान के पीछे खड़ी हो गई। उसे भी बहुत बुरा फील हो रहा था बाप बेटे को इस तरह देख, क्योंकि वह भी इस हालात से गुजर रही थी। नैना अपनी हथेली को आपस में उलझाते हुए बोली, अंकल मेरे पापा तो ठीक हैं, पर आपको अचानक से क्या हो गया? नारायण जी कुछ बोलने के लिए अपने होंठ हिलाए ही थे कि वापस उन्होंने होंठ भींच लिए। उन्हें ऐसा करता देख रेहान वापस बोल पड़ा, डैड आई एम रियली रियली सॉरी। नारायण जी अपने बेटे की तरफ देख रहे थे। नैना भी रेहान को देख रही थी, मानो नैना समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके रेहान सर क्यों इतना सॉरी बोल रहे हैं। क्या उनके वजह से उनके डैड की तबीयत खराब हुआ है? वहीं उसके दिमाग में ये सब चल रहा था। तभी रेहान इमोशनल होते हुए आगे कहा, डैड आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। उसके बदले मैं किसी और से करने के लिए रेडी हूँ। रेहान इतना बोल पहले चुप हो गया, फिर इधर उधर देखते हुए कहा, डैड प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी बात मानेंगे। तुम शादी के लिए मान गए? मेरे लिए ये ही बहुत बड़ी बात है। रेहान की बातें सुन नारायण जी हल्का मुस्कुरा दिए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनका बेटा इतना जल्दी मान गया, भले उनका बेटा किसी और के साथ शादी करे। नारायण जी को मंजूर था। वह तो हमेशा यही चाहते थे, किसी से भी करे पर करे, उसका घर संसार बस जाए। नारायण जी हल्का मुस्कुराते हुए बोले, बेटा मैं तो यही चाहता हूँ तुम किसी से भी करो पर कर लो। मैं अपने जीते जी तुम्हारा घर बसता हुआ देखना चाहता हूँ। रेहान एक लंबी सांस लिया और अपने हाथ की हथेली गर्दन पर फेरते हुए सोचने लगा और सोचते ही आगे बोला, डैड फिर समझ लीजिए कि मेरा घर बस गया। रेहान की बातें सुन नारायण जी शक भरी नज़र से उसे देखने लगे कि शायद उनका बेटा उन्हें बेवकूफ़ बना रहा हो। शायद वह मेरा मन बहलाने के लिए ऐसा बोल रहा है और घर जाने के बाद वह बदल जाएगा। रेहान उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, डैड मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हो, पर मैं आपको इस बार नाराज़ होने का कोई भी मौका नहीं देने वाला। नारायण जी क्यूरियस होते हुए अपने बेटे को देखने लगे। वहीं उन दोनों की बातें नैना भी ध्यान से सुन रही थी, पर उसे इतना कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा। आखिर यह लोग किस टॉपिक पर बातें कर रहे हैं। नैना को भी इस बात से कुछ लेना देना नहीं था। नारायण जी ने आगे कहा, तो तुमने अब सोच लिया है कि शादी के बारे में? तो क्या तुमने अपनी पसंद की लड़की देखा? शादी का वर्ड सुन नैना भी नारायण जी की बातें अब समझ गई। वह तो सिर्फ उन दोनों की बातें सुन रही थी। वहीं रेहान कुछ सोच में पड़ गया और सोचते हुए पीछे मुड़ा और नैना को घूर के देखने लगा और उसे देखते हुए कहा, डैड मैंने अपने लिए लड़की देख लिया हूँ, जिसका नाम है नैना मित्तल। रेहान के मुंह से अपना नाम सुन नैना वहीं की वहीं जम गई। वह क्या बोले, क्या रिएक्ट करे, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। नैना अपने दिमाग पर जोर देते हुए खुद के मन में कहने लगी, क्या रेहान सर ने मेरा नाम लिया या मैंने कुछ गलत सुन ली? वहीं नारायण जी भी एक पल के लिए शॉक्ड हो गए कि उनका बेटा क्या कह रहा है, कि तभी नैना ने कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए वापस पूछी, सर क्या कहा आपने? रेहान चेयर से उठ खड़ा हुआ और अपनी बातें दोहराते हुए वापस कहा, हाँ तुमने सही सुना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वह भी जल्द से जल्द। नैना को रेहान की बातें समझ में नहीं आया।
आंखें दिखाते हुए गुस्से में जैसे बोलने के लिए होठ हिलाए कि रेहान ने अपनी आंखें झपकाया, जिसे देख नैना को कुछ समझ में नहीं आया, पर वह उसका इशारा समझ गई कि रेहान उसे अपने झूठ में शामिल करने के लिए कह रहा है, जिस वजह से वह अपनी बातें अंदर के अंदर ही रहने दी। वहीं नैना को कुछ ना कहता देख नारायण जी बोल पड़े, नैना बेटा यहाँ आओ। नैना के कदम तो आगे बढ़ नहीं रहे थे। उसे यहाँ से भागना था। वह अपने आप को अंदर ही अंदर कोसने लगी कि वह क्यों वार्ड के अंदर आई और रेहान सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। नैना ने अपने धीरे धीरे कदम बढ़ा दिए, नारायण जी के सामने आकर खड़ी हो गई। नारायण जी ने उसे इशारा किया बैठने के लिए, जिसे देख नैना स्टूल पर बैठ गई। नारायण जी ने नैना के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा मैं तुम दोनों के लिए बहुत बहुत खुश हूँ। मैं जैसी बहू चाहता था तुम बिल्कुल वैसी ही हो। तुम में कुछ तो बात है जो मेरे बेटे रेहान ने तुम्हें चुन लिया। नैना तो सब कुछ रेहान के बारे में जानती थी कि वह किस तरह का खड़ूस है, पर हाँ काफ़ी दिनों से उसने ये भी महसूस किया कि रेहान जैसा दिखता है वैसा है नहीं। वह काफ़ी पोलाइट पर्सन है, पर वह ऐसा कुछ करेगा उसने कभी सपने में भी सोची नहीं थी। वह अंदर ही अंदर अपने मन को दिलासा देने लगी कि रेहान सिर्फ एक गेम कर रहा है, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और ये सब सोचते हुए उसने बदले में सिर्फ स्माइल दे दी, जिसके बदले में नारायण जी उसे आशीर्वाद देने लगे। रेहान एक पल के लिए घबरा गया कि कहीं नैना कुछ उल्टा सुल्टा ना बोल दे, पर नैना नारायण जी के सामने चुपचाप बैठ गई, जिसे देख रेहान हल्की सांस लेने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि वह नैना को सारी बातें सच सच बता देगा। फिलहाल के लिए उसने अपनी बातों में फंसा लिया है। नैना ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए बोली, अंकल अब मैं चलती हूँ, मैं आपसे बाद में मिलने आऊँगी। इतना बोल नैना बिना रेहान की तरफ देखे दबे पाँव वार्ड के बाहर निकल गई। उसका इस तरह से नज़रें चुराते हुए बाहर जाना। रेहान अपने डैड की तरफ देख कहा, डैड मैं अभी 5 मिनट में आया। इतना बोल वह भी वार्ड के बाहर निकल गया। नैना काफ़ी दूर नहीं गई थी। रेहान ने उसे टोकते हुए कहा, सुनो नैना। रेहान की आवाज़ सुन नैना बिना पीछे मुड़े उसके कदम वहीं रुक गए। उसे अंदर ही अंदर शर्मिंदगी भी हो रहा था कि रेहान सर उसके पीछे आ रहे हैं। आखिर उन्हें क्या बोलना है, वह तो मेरे बॉस हैं। क्या ये सब मिलकर मेरा मजाक बनाना चाहते हैं। नैना बड़ी मुश्किल से पीछे मुड़ी। उसकी नज़रें अभी भी नीचे ज़मीन पर गड़ाई हुई थी। नैना बिना रेहान की तरफ देखे ही बोलना जारी की, सर देखिए मैं आपके यह गेम का कोई पार्ट नहीं बनना चाहती। नैना की गुस्से भरी लहजे रेहान समझ गया कि नैना को उस पर गुस्सा आ रहा है। रेहान उसे अच्छे से समझाना चाहता था, इसलिए उसने धीरे से कहा, चलो हम दोनों साइड में चलकर बातें करते हैं, यहाँ पर बातें करके कुछ मतलब नहीं। रेहान और नैना हॉस्पिटल से निकल पार्किंग एरिया में आए। वहाँ पर इस वक्त कोई था नहीं। रेहान नैना को देख आगे बोला, देखो मैंने जो भी ऊपर डैड के सामने कहा वह सब सच कहा। मेरे डैड चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ। मुझे उस वक्त कुछ समझा नहीं और तुम वहीं मौजूद थी, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। नैना भी रेहान की तरफ देखते हुए आगे बोली, ठीक है माना उस वक्त आपने मेरा नाम ले लिया, तो फिर अब। नैना यह वर्ड बहुत स्लो बोली, जिस पर रेहान ने क्लियर करते हुए कहा, तो मैं अब तुमसे रियल शादी करना चाहता हूँ। जिसे सुन नैना के पैर डगमगाने लगे। वहीं रेहान का इस तरह से कहना देखा ऐसा लग रहा था जैसे उसने ऑफिस में उसने अपना काम करने का ऑर्डर दिया हो।
मेंशन में मन्नत ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ खुद को मिरर में देख कर तैयार हो रही थी। वहीं युग जो पहले ही रेडी हो चुका था और मन्नत को देख उसके पास आकर खड़ा हुआ और एक एनवेलप का पैकेट खोलने लगा। मन्नत मिरर में से युग को देख रही थी क्योंकि युग जस्ट उसके पीछे ही खड़ा था। मन्नत पीछे मुड़ी और युग को देखने लगी, आखिर क्या निकाल रहा है। एनवलप में से गोल्डन कार्ड निकाला और मन्नत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारा क्रेडिट कार्ड है। यह तुम आज से यूज़ कर सकती हो, जहाँ चाहे जितना चाहे खर्च कर सकती हो। मन्नत युग बजाज। युग के फेस पर कोई भाव नहीं था और उसे देख कोई नहीं कह सकता कि यह वही युग बजाज है जो कुछ महीने पहले मन्नत के साथ क्या कुछ नहीं किया। मन्नत ने तुरंत साफ मना करते हुए बोली, मैं ये नहीं ले सकती, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ा तो मैं तुम्हारा कार्ड यूज़ करना चाहूँगी। युग मन्नत के साथ रहकर इतना तो समझ गया था कि मन्नत युग की बातें एक बार में नहीं सुनती है, जिस वजह से उसे भी दूसरे तरीके से मनाना अच्छी तरह से आता है। युग अपने फेस पर हल्की मुस्कुराहट रखते हुए अपनी जेब में हाथ डाला, अपना वॉलेट निकाला और उसमें से खुद का कार्ड निकाल मन्नत की ओर बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, तुम आज से मेरा यूज़ करोगी। उसका पासवर्ड है 3299। मन्नत वापस मिरर में खुद को देखने लगी और मिरर में से युग को देख बोली, मैं कह रही हूँ ना, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं ज़रूर ले लूँगी। युग ने दोनों कार्ड टेबल पर रख दिया और कमरे से बाहर जाने के लिए निकल गया। उसके जाते ही मन्नत वापस मिरर में देखने लगी और कुछ सोचते हुए खुद से बोली, इसे क्या हो गया, कुछ ज़्यादा ही मेरी फिक्र करने लगा है। मन्नत इतना बोलते वक्त अपने दोनों कंधे ऊपर कर दिए। युग पहले नीचे आया, उसके पीछे मन्नत भी नीचे आई। उन दोनों को देख सभी खुश थे सिवाय मोनिका को छोड़कर। मोनिका को यह जरा भी अच्छा नहीं लगा कि युग मन्नत के साथ घर आया है। सभी लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि काव्या ने मोनिका और मन्नत को देख बोली, आज मुझे पार्लर जाना है। मोनिका, तुम चलोगी ना मेरे साथ? और भाभी, आप भी मेरे साथ चलो। जिस पर मन्नत ने भी धीरे से नज़र उठा के युग की तरफ देखी, जो कॉफ़ी पीने में मग्न था। युग ने सुना था पर कुछ कहा नहीं, जिसका फ़ायदा उठा के मन्नत बोली, हाँ ठीक है। काव्या ने ब्रेकफास्ट करते हुए बिना किसी की तरफ देखे बोली, भाभी, आपको ना अपने बाल को अच्छी स्टाइल कटिंग करवा लो, बहुत बड़े आपके बाल हैं। मन्नत के खुले बाल उसके कमर के नीचे तक आते थे। मन्नत भी चहकते हुए बोली, हाँ तुम बताओ मैं कौन सा कटिंग करूँ? काव्या कुछ सोचते सोचते अपनी दोनों आँखों को ऊपर करते सोचते बोली, भाभी आपके लंबे बाल हैं तो आप पर लेयर्ड लंबे बालों के लिए लेयर कट सबसे खूबसूरत हेयर कट है। मल्टीपल लेयर्स देना भी बालों में अच्छा लुक देता है। काव्या ने आगे कहा, नहीं तो ऐसा करते हैं, पार्लर जाने के बाद डिसाइड करेंगे कि आपके लंबे बालों पर कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा लगेगा। मन्नत काव्या के हाँ में हाँ भरते खुश हो गई। बेचारी को पता नहीं वहीं दो आंखें अब उसे घूर कर देख रहा था। मन्नत खुश होने के बाद ज़्यादा ध्यान नहीं दी, उसे कोई खा जाने वाली नज़रों से देख रहा है। थोड़ी देर के बाद सभी लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया। युग बिना कुछ कहे उठकर मेंशन से बाहर निकल गया और कार में आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद ही युग ऑफिस पहुंच गया और ऑफिस में पहुंचते ही वह अपने कैबिन में आकर बैठा। अपना मोबाइल निकाल सबसे पहले मन्नत को कॉल लगाया। मेंशन में मन्नत अपने कमरे में थी। वह टेबल पर रखे हुए कार्ड को देख रही थी कि युग ने दोनों कार्ड यहाँ पर ही रख दिया है कि तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा और मोबाइल स्क्रीन में युग का नाम देख वह तुरंत कॉल रिसीव कर ली।
मन्नत ने स्लो आवाज़ में बोली, हेलो। युग थोड़ा कर्क आवाज़ में बोला, तुम्हें रोज़ नए नए शौक कहाँ से पैदा हो रहा है। मन्नत ने नासमझी से पूछी, मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि अगर तुमने बाल कट किए तो मैं घर आने के बाद तुम्हें टकला कर दूंगा अपनी इन हाथों से, और तुम जानती हो मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा। इतना सुन तो मन्नत का गुस्सा फटने लगा और वह चिढ़ते हुए बोली, तुम क्या सच में पागल हो? अभी क्या मैं अपनी पर्सनल लाइफ जी भी नहीं सकती हूँ क्या? ये मेरे बाल है, मैं इन्हें काटूँ या नहीं काटूँ यह सिर्फ मैं तय करूँगी। तुम अपनी हुकूमत ना कहीं और जाकर चलाना, मुझ पर नहीं। मन्नत बिना युग की बातें सुने उसने कॉल कट कर दी। कॉल के दूसरी ओर युग को भी गुस्सा आया मन्नत का रवैया से, पर वह कुछ बोला नहीं, वापस अपने काम में लग गया। पर उसे अच्छा नहीं लग रहा कि मन्नत अपने बाल काटे। हॉस्पिटल में दोपहर के 12 बजे अभय नारायण जी से मिलने हॉस्पिटल आया था। रेहान फ्रेश होने के लिए घर चला गया था क्योंकि नारायण जी अब भी बेटर फील कर रहे थे और अभय के आने से पहले रेहान रिलीफ हो गया। नारायण जी ने अभय को रेहान और नैना के बारे में बताया, जिसे सुन अभय को जरा भी यकीन नहीं हुआ। वह इस बारे में रेहान से बात करना चाह रहा था। रेहान इस वक्त घर गया था फ्रेश होने के लिए। आखिर वह भी जानना चाह रहा था कि उसका दोस्त इतना जल्दी कैसे फैसला ले लिया। कल तक तो झगड़े कर रहा था, उसके झगड़े की वजह से अंकल की तबीयत का नतीजा है। अभय जब तक रेहान से बात नहीं करेगा तब तक उसे यकीन नहीं होगा। रेहान घर आया और सीधे वॉशरूम में चला गया। जाते ही शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। कहने को वह खुद को ठंडा कर रहा था, पर उसका दिल और दिमाग ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसे बार बार कुछ देर पहले जो भी हॉस्पिटल में हुआ वह सब याद करने लगा। उसका दिल बार बार कह रहा था कि तू जो करने जा रहा है क्या वह सही है? आज रेहान वॉशरूम में घंटे भर शॉवर के नीचे ऐसे ही खड़ा रहा, तब जाकर वह कुछ डिसीजन ले पाया और वॉशरूम से बाहर आते ही मिरर में देख खुद से कहा, जो भी हो, मैंने अपने डैड से प्रॉमिस किया है तो उसे पूरा करके ही रहूँगा। ब्यूटी पार्लर। दोपहर के करीब 12:30 बजे ड्राइवर के साथ मन्नत, मोनिका, काव्या तीनों कार में बैठ गई। काव्या तो हमेशा की तरह किसी भी काम के लिए ज़्यादा एक्साइटेड ही रहती है, वहीं मोनिका के फेस पर कोई भाव नहीं था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। मन्नत चुपचाप कार में बैठी विंडो से बाहर देख रही थी क्योंकि युग के कॉल से उसका दिमाग खराब हो गया था। फिर भी वह आज किसी का नहीं सुनने वाली, क्योंकि उसका जो मन करेगा आज वही करेगी। तीनों पार्लर के अंदर आ गए। काव्या ने कहा, हम तीनों लंच भी बाहर करेंगे, और काव्या ने अपनी सारी लिस्ट बता दी कि उसे आज क्या क्या करना है, इसलिए उसे शाम हो जाएगा। नेल एक्सटेंशन, हेयर ट्रीटमेंट, स्कर्ट स्टाइलिंग, टेक्सचर सर्विसेज, कर्लिंग, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, मास्क, फेशियल, रिफ्लेक्सोलॉजी एंड पियर्सिंग। काव्या का इतना लंबा लिस्ट सुन मन्नत तो हंसने लगी। बोली, शाम नहीं आज तो रात ही हो जाएगा घर जाने के लिए। काव्या ने पाउट फेस बनाते मन्नत को देखने लगी। उसे ऐसे देखता देख मन्नत काव्या के साथ मजाक करते आगे बोली, कहीं ऐसा ना हो राहुल भाई को ही यहाँ आना पड़े। काव्या भी मजाक करते हुए बोली, यही तो मैं चाहती हूँ कि राहुल मेरे पीछे पागल हो जाए। वैसे पागल है, पर और भी हो। जिस पर मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और अपने होठों को अंदर दबाते हुए अपनी कोहनी से काव्या को मारते बोली, बस भी करो, आप मेरे भाई को बहका रही हैं, बताना पड़ेगा भाई को।
इतना बोल दोनों हंसने लगी। वहीं मोनिका मोबाइल लेकर साइड में चली गई। उसे देखने में बहुत ही ज़्यादा बिजी लग रही थी। काव्या और मन्नत पार्लर के अंदर चली गई। अंदर हॉट लेडी मैनेजर आगे आकर काव्या और मन्नत को ग्रीट की, क्योंकि काव्या बार बार यहाँ ही आया करती है, और उन दोनों को अपने साथ सेकंड फ्लोर पर लेकर चली गई, क्योंकि रिच फैमिली को ऊपर अच्छी सर्विस थी। तीनों ऊपर पहुंच गए। काव्या मैनेजर के साथ बातें करने में बिजी थी कि तभी मन्नत के मोबाइल पर मैसेज आया। यह मैसेज किसी और का नहीं बल्कि युवराज का था। वह मैसेज करके सॉरी बोल रहा था। मन्नत ने उस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दी। ऐसे ही करके 2-3 मैसेज आ गए। मन्नत ने मैसेज को पूरा इग्नोर किया। मन्नत ने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो युवराज ने उसे डायरेक्ट कॉल किया। अब मन्नत क्या करे? उसे कॉल तो रिसीव करना ही था। वह काव्या को एक्सक्यूज़ मी बोलकर साइड में चली गई। कॉल रिसीव करते हुए मन्नत ने झल्लाते हुए बोली, तुम ये मैसेज कॉल क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, अभी मैं बाहर आई हूँ। युवराज ने अपना दुख जताते हुए कहा। मन्नत, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तुम्हें सॉरी बोलना था। युवराज की इतनी तकलीफ भरी आवाज़ सुन मन्नत भी चौंकते हुए पूछी, यूँ अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? इस वक्त कहाँ पर हो? युवराज मन्नत के दिल से खेलते हुए अपना नया गेम रचते हुए आगे कहा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तुम्हें तो पता है मैं अभी अभी हॉस्पिटल से रिकवरी करके निकला हूँ। मेरे इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगे हैं। मुझे कुछ नया चालू करने के लिए पैसे चाहिए थे। अभी भी मेरी तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं है। मैं पैसों के लिए अपना अच्छे से इलाज नहीं करा पा रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुम कहोगी तो शायद ही युग भी पैसे देने में तुम्हारी हेल्प कर दे। इलाज नहीं करा पा रहा हूँ, ये शब्द सुनते ही मन्नत को दुख हुआ। होता भी क्यों नहीं, उसे तो यही पता है कि युग ने युवराज की यह हालत किया है। मन्नत ने फिक्र करते हुए बोली, तुम अपना इलाज कराना बंद मत करो। मैं पैसे का इंतज़ाम करती हूँ। मैं युग से बात करूँगी। युवराज शातिर स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू मन्नत, मैं जानता था तुम ज़रूर मेरी मदद करोगी, इसलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। पर एक बात है, मुझे पैसे की ज़रूरत अर्जेंट है, तो क्या तुम आज अभी दे सकती हो? मन्नत चौंकते हुए बोली, अभी इस वक्त? मैं तो अभी बाहर हूँ। मुझे युग से बात भी करना पड़ेगा। और तुम्हें कितने पैसे चाहिए? युवराज जानबूझकर और भी अपना दुख बताते जा रहा था। उसने अपना दुख ऐसा जाहिर किया कि मन्नत को अभी और इसी वक्त आना पड़े। मन्नत ने भी हाँ में हाँ भर दी। पर जाए कैसे? काव्या को क्या बोले, कैसे बताए? मन्नत अंदर वापस गई और काव्या के तरफ देख लंबी सांस ली। और काव्या इस वक्त बड़े से मिरर के सामने एक बड़े से चेयर पर बैठी थी और उसके आसपास 2 लड़कियां मैनीक्योर एंड पेडिक्योर उसे सर्विस दे रही थीं। मन्नत काव्या के एकदम पास जाकर थोड़ी नीचे झुक के उसके कान में बोली, मेरे पापा यहाँ पास के मार्केट में आए हैं, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। जिस पर काव्या ने अपना सिर हिला दी और बोली, अब तो मैं बैठ गई हूँ। भाभी, आप तो देख रही हो ना, ये लोग तो मेरा मैनीक्योर एंड पेडिक्योर करना चालू कर दिया है। नहीं तो मैं भी आती थी अंकल से मिलने। मन्नत ने हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, कोई बात नहीं, तुम नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिल लेना। मैं अभी जल्दी जाकर जल्दी से आ जाती हूँ। काव्या ने हल्की स्माइल करते हुए बोली, ओके भाभी। मन्नत पार्लर से बाहर निकलकर रोड पर हाथ दिखाकर टैक्सी रुकवाई। वह टैक्सी में बेड पर लगातार सोच रही थी, कैसे युग को बताए। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला लिया, क्या अगर युग को बताएगी तो युग भड़कने के सिवा कुछ सुनेगा नहीं।
मोनिका ने मन्नत को जाता देख जल्दी से युवराज को मैसेज कर दी और खुद के मन में कहने लगी, आज तुम्हारा सारा किस्सा खत्म। गुड लक माय डियर मन्नत। मन्नत टैक्सी में बैठे लगातार यही सोचे जा रही थी। सोचते सोचते उसके सिर में दर्द होने लगा। आखिरकार उसने सोच लिया कि वह युग से कुछ नहीं कहेगी। उसे याद आया कि सुबह में युग ने उसे क्रेडिट कार्ड दे रहा था। मन्नत के फेस पर तुरंत भाव बदल गया। उसे अंदर ही अंदर अच्छा लगा। अच्छा हो गया कि युग ने उसे क्रेडिट कार्ड आज ही दिया और देने के समय उसने ये भी कहा था कि वह जितना चाहे जब चाहे यूज़ कर सकती है। मन्नत ने टैक्सी वालों को कहा कि मेंशन जाने के लिए। पहले जल्दी से वह मेंशन आई और फटाफट सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे में चली गई और टेबल से क्रेडिट कार्ड उठा ली। उसे न्यू क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड पता नहीं था। नए क्रेडिट कार्ड के साथ युग ने अपना भी क्रेडिट कार्ड वहां पर ही रखा था जिसका पासवर्ड युग ने बताया था 3299। मन्नत हाथ में क्रेडिट कार्ड लेकर एक लंबी गहरी सांस ली। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो उसके सारी परेशानियों का समाधान निकल गया हो। मन्नत क्रेडिट कार्ड लेकर कमरे से जल्दी से बाहर निकली और सीढ़ियों से तेजी से उतरते हुए मेंशन से बाहर निकल गई। उसने टैक्सी वाले को बाहर रुकने के लिए कही थी और वापस टैक्सी में बैठकर युवराज को कॉल लगाई। युवराज ने तुरंत उसे एड्रेस सेंड कर दिया। यह एड्रेस होटल का था। मन्नत का मन नहीं हो रहा था होटल जाने के लिए क्योंकि इसके पहले कितने बार वह प्रॉब्लम में फंस चुकी है। अब और नहीं फंसना चाहती। मन्नत ने युवराज को साफ मना किया कि वह होटल नहीं आ सकती, भले उसे बाहर कहीं मिलकर पैसे दे देगी। पर युवराज लगातार जिद करने लगा कि वह कहीं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ा डाउन है, तो तुम्हें ही होटल आकर पैसा देना पड़ेगा। आखिरकार मन्नत हार मानकर होटल चल दी। मन्नत और युवराज दोनों यह सब मैसेज चैटिंग पर बातें कर रहे थे। चैटिंग करने के समय युवराज ने मैसेज किया मन्नत को कि आने के समय वह 8 लाख रुपए अपने साथ लेकर आए ताकि जब तक वह अपना इलाज करवाएगा। मन्नत टैक्सी वाले को कहकर HDFC बैंक चली गई। गोल्डन कार्ड होने के नाते उसे तुरंत कैश मिल गया। मन्नत ने सारे पैसे अपने हैंड पर्स में रख लिए और बाकी के पैसे उसने कलरफुल प्लास्टिक में रख ली। मन्नत पहली बार इतने सारे पैसे कैश में देखी थी। उसे घबराहट तो बहुत हो रहा था, पर सवाल युवराज का था और उसकी यह हालत कहीं न कहीं मन्नत अपने आप को जिम्मेदार समझ रही थी कि उसकी जो भी हालत हुआ है ये सब मेरी वजह से हुआ है। यहाँ मन्नत ने पैसे निकाले, वहाँ युग के मोबाइल में नोटिफिकेशन आ गया, पर युग बिजी होने के नाते उसने ध्यान नहीं दिया। द राव होटल। देखते देखते वक्त गुजर रहा था। दोपहर के 2 बजे मन्नत होटल पहुंच गई। युवराज ने उसे कहा कि वह 5th फ्लोर पर आ जाए, रूम नंबर 1105। मन्नत को बहुत अंदर से घबराहट हो रहा था। वह आसपास देख रही थी। उसे अंदर जाने का जरा भी मन नहीं हो रहा था। उसे युग का भी डर लग रहा था। अगर उसे पता चला कि मैं युवराज से मिलने होटल आई हूँ तो। मन्नत यही सब सोच सोच कर टेंशन भी आ रहा था। उसके माथे पर सिलवट्टे पड़ गए। अपनी एक हाथ से कभी बालों को तो कभी मुंह पर फेरे जा रही थी। रूम नंबर 1105। मन्नत पहुंच गई और दरवाजे को नॉक की। अंदर से युवराज ने दरवाज़ा खोला। मन्नत ने पहले उसे ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखी। उसे देख ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वह बीमार है, पर जो भी हो अब मन्नत तो पैसे लेकर आई है। अगर वह बोल रहा है इसका मतलब सच ही कह रहा होगा। मन्नत यह सब मन में सोचे जा रही थी। युवराज अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था और मन्नत को कहा, तुम बाहर क्यों खड़ी हो?
तुम अंदर आ जाओ। मन्नत ना चाहते हुए भी अपना सिर हाँ में हिलाई और अंदर चली गई। युवराज अपना मुंह लटकाए अपना प्रॉब्लम बता रहा था। युवराज बोल ही रहा था कि बीच में मन्नत टोकते हुए बोली, युवराज मुझे नहीं पता आखिर तुम यह सब क्यों कर रहे हो। तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम बीमार हो। खैर जो भी हो, मैं पैसे लेकर आई हूँ। युवराज को समझ गया कि मन्नत उस पर शक कर रही है, इसलिए उसने बात घुमाते हुए कहा, रहने दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं झूठ कह रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। युवराज की बात सुन मन्नत ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसका प्रॉब्लम सिर्फ वही समझ सकती है, उसके सिवा कोई नहीं समझ सकता। मन्नत को सिर्फ एक ही बात का डर है कि उसका यहाँ पर आना सेफ नहीं है। अगर किसी को पता चला गया तो यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वह काव्या को झूठ बोलकर आई है। उसे बार बार यह डर सताए जा रहा था कि हो ना हो, अगर युग को पता चल गया तो। युवराज ने कहा, तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। मन्नत ने तुरंत कहा, युवराज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं झूठ बोलकर आई हूँ। तुम ये पैसे रखो, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। युवराज यही तो सुनना चाहता था कि मन्नत के मुंह से सबको बेवकूफ़ बना कर आई है, ताकि यह अपना काम अपने तरीके से कर सके। युवराज तुरंत रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुमने बहुत बड़ी रिस्क लेकर मेरे लिए इतना बड़ी रकम लेकर आई हो, बिना कुछ खाए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मन्नत को अंदर ही अंदर डर सताए जा रहा, और ऊपर से युवराज ने रिक्वेस्ट कर रहा है। यह देख मन्नत को उसके ऊपर गुस्सा भी आ रहा था, पर वह कुछ कह भी नहीं सकती। मन्नत डायरेक्ट मना करते हुए बोली, प्लीज़ मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। मैं यहाँ तुम्हें लंच डिनर के लिए नहीं कह रहा, कम से कम एक कप कॉफ़ी तो पी सकती हो कि नहीं। देखो तुम मना नहीं कर सकती। युवराज इतना बोल तुरंत लैंडलाइन से रिसेप्शन पर कॉल कर दिया, रूम नंबर 1105 में 2 कप कॉफ़ी चाहिए। दूसरी तरफ बजाज इंडस्ट्री, युग अपना काम निपटाकर कुछ इम्पोर्टेंट फाइल देख रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर कॉल आया। कॉल अटेंड करने के बाद अपना मोबाइल ओपन कर देखने लगा। युग ने तुरंत नोटिफिकेशन चेक किया, जो टेक्स्ट मैसेज में HDFC बैंक से आए हुए थे। युग एक पल के लिए सोचने लगा, इतना बड़ा अमाउंट उसे सेकंड नहीं लगा बात समझने के लिए, क्योंकि आज ही सुबह सुबह उसने अपना कार्ड घर पर ही छोड़ कर आया है। हो सकता है मन्नत ने ही यूज़ किया हो, उसके सिवा तो उसका कार्ड को आज तक किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। घर में सबके अपने अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड है, इस बात से कोई जिक्र नहीं कि मन्नत ने उसका कार्ड यूज़ किया। पर बात युग के दिमाग में घूमने लगा कि मन्नत सुबह लेने से मना कर रही थी, पर आज एक दिन नहीं लगा उसने इतनी बड़ी अमाउंट निकाली, पर क्यों उसके दिमाग सोचने पर मजबूर कर रहा था। युग ने शेरा को कैबिन के अंदर बुलाया और वह मैसेज दिखाया। शेरा को अच्छे से समझाया कि पता लगाओ मन्नत इस वक्त कहाँ है और उसे इतने पैसे कहाँ लग रहे हैं। युग सोच रहा था, हो सकता है उसकी फ्रेंड नैना को पैसे की ज़रूरत है, मन्नत ने उसे निकाल कर दिए हो, पर उसका दिल मानने को रेडी नहीं हो रहा, और जब उसके दिल और दिमाग रेडी नहीं होता तब वही सही होता है। युग के कहने पर शेरा ऑफिस से तुरंत बाहर निकल गया और युग के कहने पर सब पता लगाने के लिए वह तुरंत निकल पड़ा।
इधर पार्लर में काव्या फेशियल के लिए लेटी हुई थी। मोनिका उसके पास आकर बोली, भाभी तुम्हें नहीं लगता कि मन्नत को काफ़ी टाइम हो गया यहाँ से गए हुए? आखिर इतना भी क्या अर्जेंट काम आ गया कि वह यहाँ से भागी भागी गई? काव्या लेटी हुई थी। तुम फिक्र मत करो, भाभी आ जाएंगी। उनके पापा आए हुए हैं, उनसे मिलने के लिए वह बाहर गई हैं, आती होंगी। काव्या के मुंह से इतना सुन मोनिका अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगी और खुद से बोली, बस कुछ घंटे और फिर तुम्हारा किस्सा ख़त्म। मन्नत अग्रवाल, जितना झूठ बोलना है तुम बोलो। इस बार तुम इतनी आसानी से नहीं बच सकती। तुम सबको बेवकूफ़ बना सकती हो पर मोनिका मेहरा को नहीं। दूसरी तरफ शेरा उस बैंक पर पहुंच गया जहां से पैसे ट्रांजैक्शन किए हुए थे। शेरा ने अपने सोर्सेज से हेल्प से फुटेज चेक किया जिसमें मन्नत साफ दिखाई दे रही थी। वहां से निकलने के बाद मन्नत कहाँ गई? शेरा ने कुछ अपने आदमियों को काम पर लगा दिया, रोड के सीसीटीवी कैमरे पर चेक किए। वहां से मन्नत डायरेक्ट होटल गई। होटल का फुटेज शेरा को लेने के लिए वक्त नहीं लगता भी क्योंकि उसने सोर्स बहुत ऊपर तक थे। रूम नंबर 1105 में कौन ठहरा है इसका भी पता चल गया कि अंदर युवराज है। शेरा को घबराहट हो रहा था। युग को कैसे इतना डिटेल्स बताए, पर उसे तो बताना ही पड़ेगा। वह अपने बॉस को अच्छी तरह से जानता है। शेरा अपने मन में कहने लगा, ये मैडम को ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अब देखना कौन सा तूफान आने वाला है। शेरा सभी डिटेल्स लेकर बजाज इंडस्ट्री पहुंच गया। होटल में करीब 5 बजे मन्नत ने कॉफ़ी पीने के बाद सभी पैसे निकालकर सोफे पर रख दिए और युवराज के तरफ देख बोली, तुम अपना इलाज अच्छे से करवाओ। अगर तुम्हें और पैसे की ज़रूरत पड़े तो तुम बता देना। और अब मुझे चलना होगा कि मैं पहले झूठ बोलकर यहाँ आई हूँ। मन्नत का होटल आना, युवराज के कमरे में जाना, यह सभी चीज़ें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था जिससे मन्नत अनजान थी। उसे अपने आने वाले खतरे का जरा भी एहसास नहीं था कि उसका परिणाम आगे चलकर क्या होगा। मन्नत युवराज को पैसे देकर होटल से बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद टाइम पर गार्ड ने मन्नत का पर्स चेक करने के लिए कहा, जिस पर मन्नत कुछ रिएक्ट नहीं की और अपना पर्स खोलकर दिखाने लगी कि तब भी उसके पर्स से एक छोटा सा वाइट कलर का पाउच निकला। गार्ड ने तुरंत मन्नत को मैनेजर के पास लेकर गया और पाउच दिखाते हुए सब बताने लगा। उन दोनों को आपस में इतना स्लो बातें करते देख मन्नत बोली, आप मुझे ऐसे रुका के रखे हैं, क्या कोई बात है? मैनेजर ने कहा, तो आप यह सब करने इस होटल में आती हैं? मन्नत अपना हाथ सिर पर रब करते हुए बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मुझे जल्दी जाना है। प्लीज़ मेरा पर्स दीजिए। वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने लगी और मैनेजर ने कहा, जल्दी तो सबको होगा भी क्यों नहीं? आपने इतना अच्छा काम जो किया है। होटल बड़ा होने के नाते होटल वालों ने तुरंत पुलिस इन्फॉर्म कर दिया। तुरंत 5 से 10 के अंदर पुलिस भी वहाँ मौजूद हो गई। मन्नत अंदर से पूरी तरह घबराने लगी। आखिर यह सब क्या हो रहा है? कहीं इन सब की चक्कर में उसकी फैमिली बदनाम ना हो जाए। मन्नत की शक्ल की हवाइयाँ उड़ गई। उसे समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। उसका चेकिंग पुलिस, आखिर उसके बैग में से क्या निकला? मन्नत तो हक्की बक्की होकर सबको देखने लगी। मन्नत अब समझ गई कि आज उसकी पूरी तरह से बदनामी होने से कोई नहीं रोक सकता। ऊपर से वह झूठ बोलकर आई है। ये सब उसके मन में ख्याल चल रहे थे। उसके साथ हाथ भी कांपने लगे।
पुलिस लेडीज कांस्टेबल मन्नत का हाथ पकड़ के होटल से बाहर लेकर गई और गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। मन्नत लाख चिल्ला रही थी, पूछे जा रही थी, पर लेडीज पुलिस ने मन्नत को जोर से चिल्लाकर शांत कराया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये कहानी यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कहानी पसंद आया होगा। चलिए, नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।